हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक्सप्लेन करेंगे आयरन मैन 2 मूवी को। ये मूवी वहीं से शुरू होती है जहां आयरन मैन 1 खत्म हुई थी। वो मीडिया के सामने एक्सेप्ट कर लेता है कि वही आयरन मैन है। ये खबर टीवी पे चल रही होती है। हम देखते हैं कि इस न्यूज को मॉस्को में इवान वैनको और उसके पिता एंटोन वैनको देख रहे होते हैं। एंटोन टोनी स्टार्क के पिता हावर्ड स्टार्क के पार्टनर थे और उन्होंने हावर्ड के साथ मिलकर आर्क रिएक्टर बनाया था। वो आर्क रिएक्टर को गलत लोगों को बेच के पैसा कमाना चाहते थे, पर हावर्ड ऐसा नहीं करना चाहते थे। इसलिए उन्होंने उस पर रशिया के जासूस होने का इल्जाम लगाया और देश से निकलवा दिया और आर्क रिएक्टर इन्वेंट करने का क्रेडिट खुद ले लिया। एंटोन के साथ इतना कुछ होने के बाद वो अपने आप को शराब के नशे में डुबा लेता है, जिससे उसकी तबीयत बिगड़ने लगती है और आज टोनी स्टार्क के बारे में न्यूज पे देखकर उन्हें सदमा लगता है और उनकी मौत हो जाती है। आगे हम देखते हैं कि उसका बेटा एक मिनिएचर आर्क रिएक्टर बनाता है जो कि बिल्कुल आर्क रिएक्टर की तरह सूट को पावर दे सकता है, जिसका नाम वो विप्लैश रखता है। इसके बाद कहानी 6 महीने बाद की दिखाई जाती है, जहां टोनी स्टार्क अपने नए सूट मार्क 4 के साथ स्टार्क एक्सपो की उद्घाटन करने आता है। स्टार एक्सपो टोनी स्टार्क के पिता हावर्ड स्टार्क का सपना होता है। यहाँ से जाते वक्त एक लड़की जो कि गवर्नमेंट की तरफ से आई होती है, वो टोनी को कहती है, आपको हुक्म दिया जाता है कि कल शाम आपको सेनेट आर्मी सर्विस कम्युनिटी के सामने पेश होना है। इसके बाद हम देखते हैं कि टोनी वहाँ पेश होता है। वहाँ टोनी से कहा जाता है कि गवर्नमेंट आपके सूट को हथियार मानती है और उसे आर्मी को सौंपने को कहती है, पर टोनी ऐसा करने से साफ मना कर देता है। वो कहता है कि ये सूट मेरा है और मैं ही आयरन मैन हूँ, मेरे अलावा कोई और नहीं बन सकता आयरन मैन। तभी यहाँ पे जेम्स रोडी आता है जो कि टोनी स्टार्क का फ्रेंड है। वो भी ये स्वीकार करता है कि टोनी का सूट एक हथियार है, लेकिन फिर भी टोनी नहीं मानता और सूट देने से इनकार करके चला जाता है। इसके बाद हमें पता चलता है कि जिस आर्क रिएक्टर की वजह से उसकी जान बची हुई है, वही धीरे धीरे करके टोनी स्टार्क की जान ले रहा है। टोनी आर्क रिएक्टर को पावर देने के लिए जिस पैलेडियम का इस्तेमाल करता है, उससे उसके बॉडी में धीरे धीरे पॉइजनिंग हो रही है और ये उसके शरीर में धीरे धीरे फैल रहा होता है। टोनी की हालत तब बहुत ज्यादा खराब हो जाती है जब वो आयरन मैन सूट पहनता है, क्योंकि सूट आर्क रिएक्टर से बहुत ही पावर यूज करता है। इसके बारे में टोनी किसी को भी नहीं बताता। टोनी को लगने लगता है कि अब उसकी मौत होने वाली है, इसीलिए वो सब कुछ करने लगता है जो उसका दिल करता है। पहले तो वो अपने असिस्टेंट पेपर पॉट को स्टार्क इंडस्ट्री का सीईओ बना देता है। इसके बाद ये एक कार कंपटीशन अटेंड करने जाता है, जहां वो खुद कार कंपटीशन में कार ड्राइव करने लगता है। तभी वहां पर इवान आ जाता है और वो विप्लैश पहनकर टोनी पर हमला करता है और वो टोनी स्टार्क को मारने की कोशिश करता है। इस चीज को जब पेपर देखती है तो वो टोनी की सूट लेकर उसके पास आती है और उसे दे देती है। टोनी सूट पहनने के बाद इवान को बड़े ही आराम से हरा देता है और उसे अरेस्ट करवा देता है। इसके बाद टोनी इवान से मिलने जेल में जाता है, जहां वो उसे विप्लैश में क्या कमियां हैं उसे गिनवाता है और उसे ठीक कैसे किया जाए ये भी बताता है। टोनी इसके पास से जब जा रहा होता है तो इवान उसे कहता है, तुम्हारे सीने में जो पैलेडियम है उससे तुम्हारी बहुत ही दर्दनाक मौत होगी। आगे हम देखते हैं कि हैमर इंडस्ट्री का मालिक जस्टिन हैमर इवान को जेल से निकलवाता है और उसकी जगह पे जेल में एक आदमी को रख के ब्लास्ट करवा देता है, जिससे कि सभी को लगे कि इवान मर चुका है। स्टार्क इंडस्ट्री के छोड़ने के बाद अब हैमर इंडस्ट्री यूएस आर्मी के लिए वेपन बनाती है और जस्टिन हैमर चाहता है कि वो टोनी की सूट की तरह सूट बना के यूएस आर्मी को प्रोवाइड करे। इसीलिए वो इवान को अपने पास लाया था। वो इवान को कहता है कि मुझे बिल्कुल टोनी की सूट की तरह सूट बनवाना है। दूसरी तरफ हम टोनी को देखते हैं जो कि आयरन मैन सूट पहन के अपने बर्थडे के दिन बहुत ही हंगामा करता है। यहाँ जब टोनी का दोस्त जेम्स आता है तो टोनी की इन हरकतों को देख के उसे बहुत ही गुस्सा आता है। वो टोनी के गैरेज में जाके उसकी पुरानी सूट पहन लेता है और टोनी के सामने आके उसे हंगामा करने से मना करता है, लेकिन टोनी उसकी बात नहीं मानता, जिसके बाद दोनों में लड़ाई होती है और लड़ाई के बाद जेम्स उस सूट को लेके यूएस आर्मी बेस पे जाता है, जहां जस्टिन हैमर को कहा जाता है सूट में वेपन ऐड करके अपग्रेड करने के लिए, जिसके बाद इस सूट का नया नाम रखा जाता है वॉर मशीन। इसके बाद हम देखते हैं कि निक फ्यूरी टोनी से मिलने आता है। यहाँ नताशा भी आती है। नताशा को देख के टोनी हैरान हो जाता है, क्योंकि कुछ दिन पहले से नताशा टोनी की असिस्टेंट थी। निक उसे कहता है कि ये शील्ड की जासूस है और मैंने ही इसे तुम पे नजर रखने को कहा था। निक फ्यूरी टोनी से पूछता है, तुमने अपने दोस्त को अपना सूट इस्तेमाल करने के लिए दिया, जबकि तुम्हारे इजाजत के बिना उसे कोई भी इस्तेमाल नहीं कर सकता। यहाँ हमें पता चलता है कि उसने अपने दोस्त जेम्स के लिए सूट को यूज करने पर रोक नहीं लगाई थी। वो जब चाहता तब उसकी सूट इस्तेमाल कर सकता था, क्योंकि वो जानता था कि वो ज्यादा दिन जिंदा नहीं रहेगा और अपने बाद जेम्स ही उसे सही लगा जो सूट का गलत इस्तेमाल नहीं करेगा। निक टोनी को यहाँ ये भी बताता है कि उसके डैड शील्ड के 3 फाउंडिंग मेंबर में से एक थे। वो टोनी को उसके डैड का एक सूटकेस देता है और कहता है, तुम्हें इसमें अपने प्रॉब्लम का हल मिल जाएगा। सूटकेस में टोनी को उसके फादर की एक वीडियो मिलती है, जिसमें हावर्ड स्टार्क कहते हैं कि वो खुद आर्क रिएक्टर में पैलेडियम की जगह दूसरा एलिमेंट यूज करना चाहते थे। यहाँ तक कि उन्होंने उसका डिजाइन भी बना लिया था, पर उस वक्त टेक्नोलॉजी की कमी होने के कारण वो इसे बना नहीं पाए। पर उन्हें ये लगता था कि उनका बेटा ये जरूर बना लेगा। वीडियो में ये भी संकेत दिया होता है कि डिजाइन कहाँ पर है।
टोनी उस डिजाइन को लाने पेपर के ऑफिस में जाता है जहाँ वो डिजाइन रखा होता है। टोनी उस डिजाइन को अपने पास लाके उसे स्टडी करने लगता है तो उसे इस एलिमेंट को बनाने का तरीका समझ आ जाता है, जिसके बाद टोनी इस एलिमेंट को बनाने की कोशिश करता है और उसे बना लेता है। अब उस आर्क रिएक्टर में पैलेडियम यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जिससे कि अब उसके बॉडी में पॉइजनिंग भी नहीं होगी और वो मरेगा भी नहीं। साथ ही टोनी अपने लिए एक नया सूट भी बनाता है जिसका नाम मार्क 6 होता है। वहीं दूसरी तरफ हम इवान को देखते हैं जो टोनी स्टार्क की बताई हुई कमियों को सुधार कर अपने आर्क रिएक्टर को इम्प्रूव कर लेता है। वो टोनी को कॉल करके इसके बारे में बताता है और उसे चुनौती देता है कि इस बार मैं तुम्हें जीतने नहीं दूंगा। दरअसल वो अपने पिता के मौत का बदला टोनी स्टार्क से लेना चाहता है। टोनी इवान के लोकेशन को ट्रैक करने के लिए जार्वेस से कहता है। लोकेशन ट्रैक करने के बाद टोनी समझ जाता है कि इवान और जस्टिन हैमर मिले हुए हैं। दूसरी तरफ हम जस्टिन हैमर को देखते हैं जो सभी के सामने रोबोटिक आर्मी को पेश करता है जिसे उसके लैब में काम करके इवान ने बनाई थी। यहाँ पे टोनी का दोस्त जेम्स भी होता है जिसने टोनी का वो सूट पहना होता है जिसे इवान ने और भी ज्यादा अपग्रेड कर दिया था, जिसका नया नाम वॉर मशीन रखा गया था। कुछ समय के बाद आयरन मैन भी यहाँ पहुंच जाता है। इवान जिंदा है और यहाँ जितने भी लोग हैं उनकी जान खतरे में है। इससे पहले कि ये कुछ कर पाए इवान सभी ड्रोन्स को हैक करके अपने कंट्रोल में ले लेता है, यहाँ तक कि वो वॉर मशीन को भी अपने कंट्रोल में ले लेता है, जिसके बाद वो उनसे आयरन मैन पर हमला करवाता है। यहाँ पर बहुत सारे आदमी होते हैं, इसीलिए आयरन मैन यहाँ से उड़ के भागता है और उसके पीछे वॉर मशीन और बाकी ड्रोन भी जाते हैं। दूसरी तरफ हम नताशा को देखते हैं जो कि वहां आती है जहां इवान बैठ के सब कुछ कंट्रोल कर रहा था। नताशा के आने से पहले इवान यहां से चला गया था, पर वो किसी तरह से जेम्स के सूट वॉर मशीन को फ्री कर देती है, जिसके बाद टोनी स्टार्क और जेम्स उन ड्रोन से लड़ना शुरू कर देते हैं। यहाँ पे टोनी के सूट में नई टेक्नोलॉजी होती है जिससे वो एक ही बार में पूरे ड्रोन्स को खत्म कर देता है। तभी यहाँ पे एक और रोबोट आता है जो कि काफी बड़ा और पावरफुल होता है और इसके अंदर इवान होता है। ये सूट टोनी के सूट से और जेम्स के सूट से बहुत ही एडवांस होता है, इसी वजह से वो दोनों को बराबर का टक्कर देता है। अब इससे पहले कि इवान दोनों में से किसी एक को मार दे, टोनी जेम्स को अपने हाथ से लेजर लाइट छोड़ने को कहता है और दोनों की लेजर लाइट बिल्कुल इवान के सामने टकराती है, जिससे कि बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और इससे इवान बुरी तरह से जख्मी हो जाता है। वो टोनी को मारना चाहता है, इसीलिए उसके कंट्रोल में जितने भी सूट होते हैं सभी को वो एक साथ ब्लास्ट कर देता है, जिससे उसकी भी जान चली जाती है। पर तभी टोनी को पेपर की याद आती है और वो डर जाता है कि कहीं पेपर इवान के ड्रोन के पास तो नहीं। इसके बाद हम पेपर को देखते हैं जो कि इवान के ड्रोन के पास ही होती है। टोनी वहां आता है और उसे यहाँ से ले जाता है। टोनी पेपर को छत पे ले जाता है और उससे अपने प्यार का इजहार करता है। आगे टोनी निक फ्यूरी के पास जाता है। निक टोनी को नताशा की रिपोर्ट पढ़ने को कहता है जो कि टोनी के बारे में ही होती है। नताशा के मुताबिक टोनी स्टार्क एवेंजर्स में शामिल होने के लायक नहीं है, पर आयरन मैन सूट है, इसीलिए निक फ्यूरी उसे एवेंजर्स में एक सलाहकार के तौर पे शामिल कर लेते हैं। मूवी के लास्ट में टोनी और जेम्स को सम्मानित किया जाता है और मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। मूवी के इन क्रेडिट सीन में हमें मैक्सिको का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर किसी चीज के गिरने के कारण बहुत बड़ा गड्ढा हो गया होता है और ये कोई और चीज नहीं बल्कि थॉर का हैमर होता है। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम द इनक्रेडिबल हल्क मूवी को एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा। तो मिलते हैं आपसे अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।